हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो इस वीडियो में आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे और उसी के साथ हम थियरी और ट्रिक्स भी देखेंगे व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फॉर द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होती है और इस एंट्रेंस एग्जाम की अभी तक कोई भी डेट रिलीज नहीं हुई है। जैसे ही होगी मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगी। तो दिस एंट्रेंस एग्जाम हैज टोटल 100 मार्क्स एंड इट हैज टू सेक्शंस, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सेक्शन बी इज फॉर सब्जेक्ट। तो सेक्शन ए जो है इसके उसके लिए 50 मार्क्स है और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर इज आल्सो नेगेटिव मार्किंग। तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ये कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये पूरे 7 यूनिट आते हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। इवन हम आपको फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मॉक टेस्ट हमारे पास 10 है ऐसे, और एवरी मॉक टेस्ट कैरीज 40 एमसीक्यूज, तो आपके 400 एमसीक्यूज इसी में ही हो जाते हैं। इवन हम आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आप पूरे एमसीक्यूज रिवाइज भी कर सको। और ये सारी चीज़ें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप पासिंग स्कोर तो इसकी वजह से पा ही लोगे। तो इसलिए आपको ये कोर्स जल्द से जल्द परचेज करना है ताकि आप अच्छे पासिंग स्कोर प्राप्त कर लो। ओके। तो इसके लिए आपको ये ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर मैंने लिंक भी दी है इन द डिस्क्रिप्शन, तो उससे भी आप कर सकते हो डाउनलोड, या फिर आपको इस दिए हुए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ओके। और इस कोर्स की फीस सिर्फ 599 रुपीज है। ओके। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि अनुसंधान पद्धति में सामान्यीकरण किए जा सकते हैं जो एक ही प्रकार की अन्य स्थितियों पर लागू होंगे, इसे हम क्या कहते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ स्टडी की डेफिनेशन दी है और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टडी की ये डेफिनेशन है। तो हम पहले देखते हैं कि कोहर्ट अध्ययन यानी कि कोहर्ट स्टडी। तो कोहर्ट स्टडी में हम क्या करते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं जिनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोहॉर्ट स्टडी। दूसरा है केस स्टडी। तो केस स्टडी में हम क्या करते हैं, एक ही केस को हम बहुत ही इंटेंसिवली स्टडी करते हैं। ओके। तो ये केस कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग। ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी केस स्टडी करते हैं तो हम सेम टाइप की स्टडी को इसको कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से हम हमारे केस स्टडी को प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसे बोलते हैं केस स्टडी। तीसरा है पैनल अध्ययन, पैनल स्टडी। तो पैनल स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, एवरी टाइम हम हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को हम एवरी टाइम सेम यूनिट से ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करवा देते हैं। ओके। और इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो स्टडी है उसको हम अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं ईच टाइम। चौथा है ब्लाइंड स्टडी। एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है, जो हमारा रिसर्च सब्जेक्ट है और जो हमारे रिसर्चर है उनको पता नहीं होता कि हमारे जो स्टडी है उनमें कौन से कंट्रोल हमने यूज़ किए हैं और कौन सा हमने एक्सपेरिमेंटल जो थिंग्स है। तो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स में कोई भी आ सकता है, एक्सपेरिमेंटल पीपल या फिर एनीथिंग। हमने क्या यूज़ किया है वो उन लोगों को पता नहीं होता। तो हम इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्टडी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि इन द रिसर्च मेथड जनरलाइजेशंस मे बी मेड दैट विल बी एप्लीकेबल टू अदर सिचुएशंस ऑफ द सेम टाइप। तो अगर हम हमारा जो स्टडी है तो उसके हिसाब से अगर सेम टाइप ऑफ स्टडी को हम कंपेयर करें और उसके ऊपर हम प्रेडिक्शन निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि उसको हम बोलते हैं केस स्टडी। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इट इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। ओके।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम वैज्ञानिक जांच को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है अबाउट द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना है अबाउट आर क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है तो इसके कोई सीक्वेंसेस है। तो उस सीक्वेंस में पहले आता है ऑब्जर्वेशन। ओके। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी हमारा क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन करें, जिसकी वजह से हम हमारे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सके। ओके। दूसरा ऑप्शन आता है, मतलब दूसरा आता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ओके। तो इसमें क्या आता है, इसमें हमारा जो भी कुछ प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, वो आता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में। तीसरा सीक्वेंस में आता है थियोराइजिंग। मतलब जो भी कुछ हमने अभी डिस्क्राइब किया, हमारा आइडिया था, उस आइडिया को हम कॉन्टेक्स्ट के रूप में बदलना, उस पर थियरी बनाना। ओके। तो इस थियरी बनाने के वक्त जो भी कुछ इसके रिलेटेड एग्जिस्टिंग थियरी होती है तो उस थियरी को लेकर हम ये न्यू थियरी बनाते हैं। चौथा आता है डिड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब डिड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग एनालाइज करते हैं, मतलब हमारे डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं। और फिफ्थ आता है मेथड टू वेरीफाई देम, मतलब लास्ट वन इज वेरिफिकेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी कुछ हमने एनालाइज किया वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो हम अभी ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थियोराइजिंग, डिड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे पहला इन्होंने दिया है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, बट हमारा पहला सीक्वेंस में क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। दूसरा है टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थियोराइजिंग एंड डिड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें भी पहला आया है टेस्टिंग, बट हम पहले टेस्टिंग नहीं करते, तो ये भी तो हमारा गलत ऑप्शन हुआ। तीसरा है थियोराइजिंग, डिड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, टेस्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो इसमें भी पहला थियोराइजिंग आया है, पर हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये भी नहीं आया। और लास्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, थियोराइजिंग, डिड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंसेस एंड मेथड टू वेरीफाई देम। तो यस, दिस इज आर करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन आया, देन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आया, then theorizing, then deduced consequences, and then verification. So fourth option is the correct answer. तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी, ओके, और आपको इंफॉर्मेशन शीट दी है अबाउट द स्टडी, तो उस शीट में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके। तो उस शीट में पहले तो ये होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर रिसर्च, मतलब व्हाट शुड बी द गोल ऑफ योर रिसर्च। देन दूसरा होना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योर रिसर्च। तो उस रिसर्च की वजह से आपको क्या-क्या एप्लीकेशंस होंगी, आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगी। और तीसरा ये होना चाहिए कि व्हाट आर द डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग्स ऑफ दोज़ रिसर्च। ओके, डिसेमिनेटिंग का मतलब ये है कि जो भी कुछ हम रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च का प्लान्ड प्रोसेस क्या है? मतलब आप वो कैसे करेंगे? इन व्हिच सेटिंग्स आप आपका रिसर्च करेंगे और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? इन सब चीज़ों के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो रिसर्च स्टडी में अगर वो रिसर्च आपको कैसा अफ़ेक्ट कर रहा है, देन आपकी प्रिवेसी वहाँ पे रिस्पेक्ट हो गई है या नहीं हो गई है, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में आएगी, नॉट आर द प्राइमरी। तो प्राइमरी में क्या आएगा, पर्पस, बेनिफिट्स और डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग्स। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है
अ ब्रीफ समरी ऑफ लिटरेचर, फोकस ऑफ रिसर्च एंड हाउ रिसर्च विल अफेक्ट यू। तो इसमें वो नहीं होना चाहिए, यानी कि हाउ रिसर्च विल अफेक्ट यू, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है व्हाट द रिसर्च इज़ अबाउट, बेनिफिट्स एंड रिस्क्स ऑफ द रिसर्च एंड हाउ योर प्राइवेसी विल बी रिस्पेक्टेड, ये भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी नहीं आया ऑप्शन। तीसरा है अ ब्रीफ समरी ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, हाउ फाइंडिंग्स विल बी डिसेमिनेटेड एंड अ प्लेस टू साइन कंसेंट। कोई भी प्लेस हो जाए टू कंसेंट द साइन, ओके, सॉरी टू साइन द कंसेंट, तो ये भी कुछ सेकेंडरी होगा, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये भी तो हमारा गलत ऑप्शन हुआ। तीसरा है व्हाट द रिसर्च इज अबाउट, बेनिफिट्स ऑफ द रिसर्च एंड हाउ फाइंडिंग्स विल बी डिसेमिनेटेड, तो ये हमारा सही आंसर है, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से गुणात्मक अनुसंधान विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं हमें, तो इनमें से कौन से क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से भी बोला जाता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर फेनोमेनन वो देखते हैं, उस पर्टिकुलर फेनोमेनन की क्या क्वालिटी है, उसके क्वांटिटी के बारे में हम कुछ स्टडी नहीं करते। तो इसलिए इसमें जो डेटा आता है वो डेटा सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है या फिर पिक्चर फॉर्म में आता है, ओके। और क्वालिटेटिव जो स्टडी होता है, तो वो जो डेटा एनालाइज करता है वो डेटा इंडक्टिवली एनालाइज करता है, यानी कि वो पहले ऑब्जर्वेशन करता है, ओके, देन उसके बाद वो उसका पैटर्न देखता है और उसके बाद उस पर वो हाइपोथेसिस निकालता है, ओके, और देन उसके बाद वो थियरी बनाता है उसके ऊपर। तो ऑल दिस थिंग्स कम अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च, ओके। तो हम अभी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंट्रल फिनोमेनन। तो कोई भी रिसर्च आप ले लो, तो उस रिसर्च में हमें उस प्रॉब्लम को तो एक्सप्लोर करना ही है और उसके ऊपर हमें अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना है। तो यस, क्वालिटेटिव रिसर्च की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो आ गई कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है हैविंग अ लिटरेचर रिव्यू प्लेज अ माइनर रोल बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम। तो अगर हम इसके लिटरेचर रिव्यू पर बात करें, तो लिटरेचर रिव्यू बहुत सारा मतलब रोल यहाँ पे प्ले नहीं करता, उसका बहुत माइनर रोल होता है, बट उसने हमारा जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उसने अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया हो, मतलब उसने बताया हो कि हमारा प्रॉब्लम कितना वैलिड है। तो ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी आ गया। तीसरा है डिस्क्राइबिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड्स। तो यस, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम रिसर्च प्रॉब्लम को हमारे ट्रेंड से डिस्क्राइब करते हैं, तो ये भी आ गई कैरेक्टरिस्टिक। चौथा ऑप्शन है कलेक्टिंग न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स विथ प्रेजेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिक डेटा कलेक्ट करता है, तो हमने देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग क्वालिटी ऑफ द डेटा देखते हैं, हम न्यूमेरिकली कुछ देखते नहीं, मतलब वी डोंट थिंक अबाउट द क्वांटिटी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई क्वांटिटेटिव रिसर्च की, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो ये तो नहीं आया। लास्ट है कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो हम क्वालिटी देखते हैं, हम कितने हैं क्या है वो नहीं देखते, हाउ मच आर देयर वो नहीं देखते, तो ये भी नहीं आएगा। तो आप ही बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए बी एंड सी ओनली। तो द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज ए बी एंड सी ओनली। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। तो कथन ए क्या है, एक शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही इसका समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत हो। और दूसरा है महत्व का सांख्यिकीय परीक्षण एक शोधकर्ता को डेटा से तार्किक रूप से सही निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। उपरोक्त कथनों में आलोक में सही विकल्प चुनिए।
तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो इनमें से एक जो स्टेटमेंट है वो है असर्शन और दूसरा है रीज़न। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है तो हम वो देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये है कि अ रिसर्चर कैन ड्रॉ अ डेफिनिटिव कंक्लूजन इवन इफ देयर इज़ लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट इट। तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए? हमारा रिसर्च बहुत ही सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो बहुत ही वैलिड होना चाहिए, ओके? और वो एम्पिरिकल होना चाहिए। एम्पिरिकल यानी कि हमारा जो रिसर्च है तो उसके जो रिज़ल्ट्स है, तो उसके रिज़ल्ट्स के जो एविडेंस होते हैं वो एविडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस पर हमारा रिसर्च के रिजल्ट्स होने चाहिए। बट इस स्टेटमेंट में ऐसा बोला है कि कोई भी रिसर्चर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है, एनी डेफिनेटिव कंक्लूजन, फिर भी हमारे पास वेरी लिटिल एविडेंस हो। ओके, तो ये तो जो स्टेटमेंट हुआ वो तो गलत स्टेटमेंट हुआ, यानी कि स्टेटमेंट ए इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, दूसरा दिया है रीजन। रीजन में बोला है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हेल्प्स अ रिसर्चर इन ड्राइंग लॉजिकली करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम द डेटा। तो अगर हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में क्या होता है, उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि हम जो भी हमारे रिजल्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट्स सैंपल से लेकर पॉपुलेशन तक हम लोगों को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। ओके, और जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है कि हमारे जो टेस्ट रिजल्ट्स है, ओके, फ्रॉम द सैंपल पॉपुलेशन विच आर लाइकली टू अप्लाई टू एंटायर पॉपुलेशन, मतलब हमारा जो सैंपल पॉपुलेशन है उसके जो रिजल्ट्स है वो हमको एंटायर पॉपुलेशन पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब कितना करना चाहिए, वो ये मेजर करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हेल्प्स अ रिसर्चर इन ड्राइंग लॉजिकली करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम द डेटा। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इसकी वजह से हम हमारा जो करेक्ट इन्फरेंसेस है फ्रॉम द डेटा वो ले सकते हैं। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट आ गया, ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट हमने देखा कि ए इज फॉल्स, तो हमारा पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट हमने देखा कि ए इज फॉल्स, तो ये भी नहीं आया। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये तो देखा हमने, तो ये भी नहीं आया। तो रह गया फोर्थ ऑप्शन, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा सही आंसर हुआ आंसर 4। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुभवजन्य दृष्टिकोण, यानी कि एम्पिरिकल अप्रोच। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च का जो अप्रोच है वो एम्पिरिकल होना चाहिए, यानी कि अगर हम एविडेंस देखते हैं फॉर आवर रिसर्च, तो एविडेंस को देखने के लिए हमें ह्यूमन सेंस की ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब हमें उन एविडेंस को अच्छी तरीके से परखना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यानी कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक हुआ रिसर्च प्रोसेस का। दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थित प्रयास, यानी कि सिस्टमैटिक एंडीवर। अगर हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के लिए हम बहुत ही सिस्टमैटिक मेथड से जाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स भी आते हैं, मतलब हम टेस्ट करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम हाइपोथेसिस देखते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम कंक्लूजन तक आते हैं। तो ये भी एक हुआ उसका कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा है अनियंत्रित परिस्थितियाँ, यानी कि अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। ओके, तो जो रिसर्चर होते हैं तो वो रिसर्चर्स जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में वो देखते हैं। ओके, पर वो फैक्टर्स हमारे स्टडी में नहीं इस्तेमाल किए जाते, पर उनकी वजह से हमारे स्टडी पर बहुत अफेक्ट होता है। तो यानी कि हमारे रिसर्च स्टडी में अनकंट्रोल्ड कंडीशंस नहीं होने चाहिए। तो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर
रिसर्च प्रोसेस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। और लास्ट है महत्वपूर्ण विश्लेषण यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस। अगर हम हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे जो एनालिसिस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इज 3 यानी कि अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, तो पहले स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि रिलायबिलिटी इज़ अ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो टू मेजर द एनी टूल, ओके, तो उस मेजरमेंट में हमारा जो रिजल्ट आएंगे तो उस रिजल्ट में स्टेडीनेस होना चाहिए। वो रिजल्ट्स ना एवरी टाइम सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, यानी कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी ऑफ दैट रिसर्च। देन नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है उसके काम में, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करना चाहता है। तो इट इज़ द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च। तो यहाँ पे बोला है कि रिलायबिलिटी इज़ नेसेसरी बट इट इज़ इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल। येस, इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज़ बोथ कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट। अगर हमारा जो रिसर्च है वो रिलायबल होना चाहिए बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसर्च हैज़ वैलिडिटी, ओके। अगर हमारा रिसर्च वैलिड है, उसके पास वैलिडिटी है, तो वो रिलायबल होना ही चाहिए, मतलब वो होगा रिलायबल, ओके। तो यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है कि वैलिडिटी इज थ्रेटन्ड व्हेन अ टेस्ट मेजर्स ओनली द कंस्ट्रक्ट इट इज डिजाइंड टू मेजर इन अ रिसर्च। तो हमने अभी देखा वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हमें किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी की जांच करनी हो तो उस जांच को हमें टेस्ट करना हो, ओके, तो वो हम किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग द एविडेंसेस। यस, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके वजह से वैलिडिटी को कुछ खतरा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट होगा वो इनकरेक्ट होगा, ओके। तो आप ही बताओ, ये जो हमारे ऑप्शंस है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो पहला जो है उसमें बोला है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट ऐसा नहीं है, हमारा एक स्टेटमेंट तो करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं आएगा। तीसरा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। एंड फोर्थ है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, सो ये भी नहीं आएगा, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज 3। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है उसमें उन्होंने पूछा है कि अनुसंधान में विश्वसनीयता एक माप प्रक्रिया की गुणवत्ता है जो प्रदान करती है, ओके। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें बोला है कि पुनरावृत्ति और सटीकता यानी कि रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। अभी हमने देखा कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ आर इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट एवरी टाइम हमें सिमिलर रिजल्ट देता है। इसका मतलब ये है कि उसकी रिलायबिलिटी। तो इसकी वजह से अगर हम रिलायबिलिटी के बारे में बोले तो रिलायबिलिटी में वो क्या हमें प्रोवाइड करता है? वो हमें एक चीज़ तो प्रोवाइड करता है यानी कि कंसिस्टेंसी, मतलब रिपीटेबिलिटी। और दूसरी जो चीज़ होती है व्हाट इट गिव्स अस इज़ द एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी क्यों? अगर हम वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी का मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिलायबल हो सकता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा। पर अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वैलिड है तो वो रिलायबल होना ही चाहिए। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है तो यस, वो एक्यूरेट होगा, ओके, तो वो एक्यूरेसी हमें देगा। तो दैट्स व्हाई जो हमारा पहला ऑप्शन है
पुनरावृत्ति और सटीकता, इट इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। दूसरा है समय की पाबंदी और सटीकता। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पंक्चुअलिटी, बट रिलायबिलिटी और पंक्चुअलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। उसकी वजह से हमें पंक्चुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन हुआ, इट इज इनकरेक्ट। तीसरा है एक्यूरेसी एंड स्पीड। ओके, तो स्पीड का अगर हम कोई ख़्याल करें तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिलायबल हो, तो वो हमें कंसिस्टेंट रिज़ल्ट देना चाहिए, उसकी स्पीड जो भी कुछ हो जाए। तो दैट्स व्हाई हमारा तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। चौथा है स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। तो फिर वही स्पीड, तो वो किसी भी स्पीड से हमें रिजल्ट दे, उसका कोई हमें लेना-देना नहीं है। बस उसके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो चौथा भी ऑप्शन इनकरेक्ट आया। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है, इसमें बोला है कि रिलायबिलिटी इज़ अ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो इस उसकी वजह से हमें सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं एवरी टाइम। मगर वैलिडिटी का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर वो वैलिड हो, तो वो रिलायबल होना ही चाहिए। ओके? और अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिलायबल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड हो। तो यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज़ यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिलायबिलिटी इज़ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। ओके? दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन टूल्स, वैलिडिटी इज़ नॉट एन ऑल और नन कांसेप्ट बट इट एक्सिस्ट्स एज़ अ कंटीन्यूम। कंटिन्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ थिंग्स, हमारे पास सीरीज ऑफ थिंग्स है। ओके, तो इसमें जो बगल वाले थिंग्स है, वो एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट है, बट जो बहुत ही लास्ट वाला है और एकदम फर्स्ट वाला है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब है कंटिन्यूम। तो यहाँ पे बोला है कि वैलिडिटी ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बट इट एग्जिस्ट एज अ कंटिन्यूम। ओके, तो हमने देखा कि वैलिडिटी का मतलब ये है कि एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी की जांच करनी हो, तो उसके लिए हमें एविडेंस को परखना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एवरी टाइम बार-बार सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए। हमें रिजल्ट्स कई बार डिफरेंट भी आ सकते हैं, यानी कि वैलिडिटी जो है वो कंटिन्यूम होती है। मतलब इट गिव्स यू द एक्यूरेट रिजल्ट्स बट नॉट द सिमिलर रिजल्ट्स एवरी टाइम लाइक रिलायबिलिटी। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। ओके, तो हमारे ये जो ऑप्शंस है, इनमें आप ही बताओ कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर 1, यानी कि हमारे दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज़ ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं जानने के लिए। तो जब भी आप ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे मेरे साथ, तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और उसके बाद ही इनको सॉल्व करो। ओके? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ये 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 में बोला है कि रिलायबिलिटी रेफर्स टू वेदर अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सेज इट मेजर्स, और दूसरे स्टेटमेंट में बोला है वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली यील्ड्स द सेम और सिमिलर स्कोर्स। तो जिन लोगों ने ये वीडियो मेरा अच्छी तरीके से देखा है, वो लोग ना इसका आंसर बता पाएंगे। ओके, तो हमने अभी देखा कि रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट हमें एवरी टाइम सिमिलर रिजल्ट्स देना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोला है कि वेदर अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सेज इट इट मेजर्स। तो ये तो गलत हुआ। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट होगा वो होगा फॉल्स। दूसरे में बोला है कि वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली यील्ड्स द सेम और सिमिलर स्कोर्स।
बट दिस इज द डेफिनेशन फॉर व्हाट? फॉर द रिलायबिलिटी, नॉट फॉर वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करेक्टली मेजर करता है क्या, उसको जो जो मेजर करने को दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने वैलिडिटी का जो डेफिनेशन है वो रिलायबिलिटी पे डाला है और रिलायबिलिटी का वैलिडिटी पे डाला है। तो दोनों भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो आप ही बताओ मुझे, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो द करेक्ट आंसर होगा? तो स्टूडेंट्स, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर 2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो लेक्चर। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ज़रूर। एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एट 9 AM एवरी डे।